हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस क्लास में आप लोग को वे सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ताकि जब भी आप 4.1 सॉल्व करो, ये क्लास किए हुए हैं तो आंख बंद करके 4.1 को उड़ा दीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनेगा, सब क्वेश्चन में आराम से बन जाएगा। समझ में आ गया? तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है बाबू। वो शायर क्या है कि जब आप सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। जब आप सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ये याद रखिएगा। समझ गए बाबू? तो चलिए इसी जोश और जज्बा के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है डिटरमिनेंट के बारे में। क्या पढ़ना है? डिटरमिनेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट ये होता क्या है? तो देखिए इसका छोटा सा डेफिनेशन है। वो क्या है देखते हैं। इंग्लिश में पहले भांजते हैं ना। डिटरमिनेंट होता, पहले अंग्रेज बनते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant। अब ये इंग्लिशिया में क्या भांज दी है। चलिए पहले अपना आते हैं ठेठ लैंग्वेज में। देखिए ये इंग्लिश में क्या लिखा है बाबू कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सो एक एसोसिएट करता है। क्या एसोसिएट करता है? एक एक्सप्रेशन या एक नंबर, और उसी नंबर या एक्सप्रेशन को क्या जानते हैं? डिटरमिनेंट के नाम से। समझ में आ गया? मतलब कोई सा भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स यदि आप एक एसोसिएट कर देते हैं एक एक्सप्रेशन sin प्लस cos थीटा, कुछ भी होता है, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर एसोसिएट कर दिए हैं, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं कि वो जो है सो डिटरमिनेंट है। सिंपल सा डेफिनेशन है। समझ में आ गया? जब ये चीज समझ में आ गया तो एक चीज इसमें और याद रखिएगा। वो क्या याद रखिएगा कि इट इज डिनोटेड बाय डेट ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आ गया? मतलब हमको डेफिनेशन पता चल गया गुरुजी के डेफिनेशन में क्या है, और हमको ये भी पता चल गया कि इसको दिखाते कैसे हैं। दो चीज तो पता चल गया। डिटरमिनेंट क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो एसोसिएट करता है एक एक्सप्रेशन को या एक नंबर को, उसको कुछ नहीं क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। ये पता चल गया। अच्छा, इसको दिखाते कैसे हैं? तो इसको दिखाते हैं डेट ए से, या तो फिर डिटरमिनेंट ऑफ दो तरफ मॉडुलस का साइन और बीच में जिसका निकालना डिटरमिनेंट वो रख देना है।
ये समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया गुरुजी, तो हमको अब ये बताइए कि फाइंड आउट कैसे करते हैं डिटरमिनेंट के, निकालते कैसे हैं डिटरमिनेंट को। तो याद रखिएगा बाबू, जो ये क्लास 12 में है मैक्सिमम 4 ऑर्डर तक डिटरमिनेंट गया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पूछ सकता है, उसके आगे नहीं पूछेगा। तो चलिए एक करके ऑर्डर जानते हैं, पहला ऑर्डर का कैसे निकलता, दूसरा ऑर्डर का कैसे निकलता, तीसरा ऑर्डर का कैसे निकलता। अब देखिए बाबू, यहां हम अगर ऑर्डर 1 बोल रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है कि 1 का मतलब है एक रो और एक कॉलम ही होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं बाबू? क्योंकि लिखे ऊपर में डेफिनेशन हमारे पास वालों कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का डाइजेस्ट होगा जिसका वो मैट्रिक्स, जो वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो पक्का उसको डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं सकते हैं। डिटरमिनेंट उसी का निकलता है जिस जो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, याद रखिएगा ये। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि ऑर्डर 1 का कैसे निकालते हैं, ऑर्डर 2 का कैसे निकालते हैं, ऑर्डर 3 का कैसे निकालते हैं, है ना बाबू? तो चलिए जानते हैं। जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? अब देखिए बाबू, अगर हम यहाँ डेफिनेशन नहीं रखा है, वहां जानना निकलता कैसे है। तो मान लीजिए हमको डिटरमिनेंट लेंगे बाबू, ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में कोई एक मैट्रिक्स लेनी है ए, जिसके अंदर एलिमेंट डाल दिए A11 इज इक्वल टू, अब ये 1 ऑर्डर के अंदर बच्चा लोग एक रो है क्रम है, एक कॉलम है, 1 ऑर्डर के है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंपल सा क्या है बाबू, वो एलिमेंट लिख दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो ये एलिमेंट आ गया, मतलब A11। ये समझ में आ गया? अच्छा ये तो समझ में आया, लेकिन हमको और बढ़िया से तब समझ में आएगा जब एग्जांपल लीजिएगा। देखिए एग्जांपल इसका बाबू, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए 5 है। अगर आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछे तो कुछ नहीं, ये एलिमेंट हो जाएगा 5। ये समझ में आया? बस इतना ही करना है। ये चीज डाइजेस्ट हो गया। अब जब ये चीज डाइजेस्ट हो गया तो आप ये चीज यहां तक समझ में आ गया बच्चा लोग? ये चीज यहां तक समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट क्या होता है और ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। जब ये चीज समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ऑर्डर 2 का, जब ऑर्डर 2 होगा तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई दिया हुआ है a इज इक्वल टू, पहले जनरल फॉर्म समझते हैं, A11 A12 A21 A22, ये दिया हुआ, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है ये। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, यही लिखते हैं, अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालने का लॉजिक है, वो क्या है कि आप प्रोडक्ट ऑफ किसका कर दीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल का। तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, A11 और इनटू में क्या हो जाएगा A22, और माइनस कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब बाबू ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसको छोड़ के जो ये डायगोनल बनेगा उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, A12 A12 और A21। यही निकल गया हमारा क्या चीज, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ऐसा निकलेगा। ये और बढ़िया से कब पता चलेगा बाबू, एग्जांपल के थ्रू। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए A इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 5 और 7, ये दिया हुआ है। इसका भी ऑर्डर क्या है, तो इसका भी ऑर्डर है 2x2। यदि इसका होगा डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोले आपसे तो कैसे निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 गुना 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देना है, 7 माइनस का
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स को बना उसको छोड़ के जो डायगोनल बनेगा इस साइड से उसी को बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 2 बचा क्या आ गया 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा -3, ये निकल गया मेरा। ये समझ में आ गया? मतलब अगर ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 रहे तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग चुटकी बजाते हैं निकाल सकते हैं। यहां तक हमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए बाबू, जब ऑर्डर 3 जानेंगे उससे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा छोटा सा डेफिनेशन कि ये माइनर और कोफैक्टरवा की होता है। क्या जानना पड़ेगा? माइनर और कोफैक्टर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं कि ये माइनर क्या होता है। माइनर क्या होता है? देखिए माइनर क्या होता है, पहले अंग्रेजी बनते हैं, अंग्रेजी डेफिनेशन जानते हैं। वो क्या होता है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of determinant of a determinant minor of an element Aij of a determinant is the determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies। अब ये गुरुजी क्या आप अंग्रेजी बना के छोड़िएगा, पूरा अंग्रेजी में भाग ले जा रहे हैं एकदम। बाबू अपना लैंग्वेज में तो आना है। देखिए बाबू, माइनर क्या करा पहले अंग्रेजी में जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में ही पढ़ना हम लोग को, एग्जाम के हम लोग अंग्रेजी में देना, तो अंग्रेज तो बनना जरूरी है पहले। तो अंग्रेजी में क्या करा कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटरमिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies। ये क्या कहना चाह रहा बाबू कि जो माइनर है बाबू वो जो निकलता है वो किसी एक एलिमेंट का ही निकलता, कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ होगा वो किसी एक एलिमेंट का ही माइनर निकलता। वो निकलता कैसे है? तो उसके आयत, मान लीजिए यहाँ जनरल टर्म लिए है Aij। अगर हम तो ये बात पता चल गया कि जो माइनर है सो किसी एलिमेंट का निकलता, किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का निकलता, ये बात पता चल गया। अब वो निकलता कैसे है? मान लीजिए मैं Aij का निकालना चाह रहे माइनर, तो सिंपल सा लॉजिक है कि उसके आयत रो को और उसके jth कॉलम को डिलीट कर दीजिए और जो एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, वही आपका क्या निकल गया? माइनर। ये गुरुजी तो समझा है, समझ में आया, लेकिन कुछ कुछ ऊपर से निकल गया। ये पूरा तरीका से कब समझ में आएगा? एग्जांपल के थ्रू। चलिए एग्जांपल के थ्रू आते बाबू। मान लीजिए आपको हम दे दिए एक मैट्रिक्स बाबू, A इज इक्वल टू 1 2 3 और 2 दे दिए। और देखिए बाबू यहां से हम अभी क्या बोले हैं कि जो माइनर है वो एक डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट का एक माइनर मतलब ये जो है सो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट है बाबू। यहां डिटरमिनेंट का साइन दे दीजिए, आप लोग को ज्यादा उस तरह कंफ्यूज होगा। देखिए ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये आपका क्या डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो ये तो आपका डिटरमिनेंट है। अब इसका वो क्या निकालना? माइनर। अब माइनर निकालना है तो माइनर किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट का निकलेगा। तो मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे बाबू लोग यहाँ से कि आप बता दीजिए कि M12 का माइनर क्या होगा, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का माइनर क्या होगा, ये हमको बता दीजिए। समझ में आ गया? तो वो कैसे निकालेंगे? अब देखो बच्चों लोग यहाँ 1 2 पूछा है तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो 3 निकल गया इसका माइनर। कितना सिंपल है सो समझिए।
माइनर सिंपल से बाबू याद रखिएगा कि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक एलिमेंट का ही माइनर निकलता है। अब ये तो पता चल गया कि माइनर किसी एक एलिमेंट का निकलेगा, किसी डिटरमिनेंट का। वो निकलेगा कैसे? वो सिंपल सा लॉजिक है। जिसका पूछेगा, जैसा 1 2 पूछा तो इसका वन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जे बच गया एलिमेंट वही आपका, इसका क्या हो गया? माइनर। समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया, ये तो सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का जानते बाबू। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ हो a इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 6 5 और 7 मान लीजिए दिया। और यहां से आपको पूछेगा कि आप हमको बताइए 2 3 का माइनर क्या होगा। क्या पूछा? 2 3 का माइनर सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो है बाबू और ये थर्ड कॉलम है। डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचेगा? 1 2 1 2। देखो ना, ये जो डिलीट है, ये सेकंड रो डिलीट करेंगे और ये थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो बच्चा 1 2 और 6 5। 1 2 और 6 5 का डिटरमिनेंट निकाल देना है। अब यहाँ डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि ऑर्डर में दो था, यहाँ डिटरमिनेंट था, वो तो डायरेक्ट एलिमेंट में निकल गया। लेकिन यहाँ जब 3 ऑर्डर के लिए बचवा लो तो यहाँ डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा हमको। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसको पता है डिटरमिनेंट निकालने का तरीका भी जस्ट पहले पढ़ा है। 5 1 गुने 5 करेंगे तो 5 और 5 माइनस 2 6 12 हो गया और ये निकला कितना? इज इक्वल टू माइनस का 7। समझ में आया? ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालना। अगर थर्ड ऑर्डर में दिया तो माइनर कैसे निकलेगा? ये समझ में आ गया? अरे बच्चों, जब ये समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड एक चीज और है। क्या है वो जिसका नाम है कोफैक्टर बाबू। क्या है? कोफैक्टर। चलिए उसके बारे में जानते हैं पहले हल्का सा, कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर, कोफैक्टर। देखिए जो यहाँ एम एम लिख रहे बाबू, ये माइनर को दिखाता है। यहाँ हम लिखे नहीं, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा कि इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। यहाँ लिख दीजिए कि इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिख दीजिए? यहाँ लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, it is denoted by MIJ। आप जैसे बोलिएगा कि एम ए कहा लेके चल रहे तो इसको डिनोट किया जाता है माइनर को MIJ से। समझ में आ गया बाबू? अब जाते हैं कोफैक्टर के बारे में कि ये कोफैक्टर वा क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोफैक्टर किसको बोलते हैं? तो इसको सबसे पहले ये जानिए कि इसको डिनोट करते हैं बाबू, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by AIJ से कर दीजिए बाबू, या फिर आप CIJ से कर दीजिए, and defined by और उसको डिफाइंड कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ CIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस का J और माइनर का IJ। मतलब कोफैक्टर कुछ और नहीं बाबू लोग, ये माइनरे होता है। लेकिन ये जो यहाँ माइनस और प्लस का साइन वायरी करता है वो किसके अनुसार? ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम में जा रहे हैं। मतलब ये चीज बाबू, ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको और बढ़िया से क्लियर होगा। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्जांपल ले लिए कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ये लिख दिया। अब हम आपसे पूछ रहे बाबू लोग कि आप जो है सो हमको बताइए कि 1 और 1 का 1 1 का मतलब ये जो 1 है इसका कोफैक्टर क्या है? क्या पूछे? C11 कहने का मतलब क्या चाहिए कि C11 में कौन सा एलिमेंट को बैठा है? तो बैठा है 1। तो 1 का कोफैक्टर क्या गुरुजी ये बताइए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था बाबू लोग, माइनस का 1 के पावर I प्लस J होता है। तो I में भी क्या है 1 और J में भी क्या है 1 है, तो यहाँ लिखा है 1 प्लस 1 और इनटू में क्या होता है बाबू M11, M क्या होता है 1 1। अब देखो बाबू लोग -1 के पावर 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ये, और M11 क्या होगा? तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे बच्चों लोग तो क्या बचेगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आया?
सिंपल सा लॉजिक है, एकदम माइनर है बाबू। सिर्फ यहाँ तो आपको माइनस या प्लस हो सकता है, ये वेरी यहीं से करता है बाबू। मतलब एक फॉर्मूला सिर्फ ऐड हो जाता है। ये जो कोफैक्टर है बाबू, ये कोफैक्टर में कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ जो ये लिखा हुआ है बाबू, ये जो आपका लिखा है ये सिर्फ ऐड हो जाता है आपका, ये जो लिखा है -1 के पावर i प्लस जे। मतलब वो साइन जो है हम i j निकाल रहे हैं माइनर, वो साइन प्लस हो गया या माइनस, ये आपको देखना पड़ेगा इससे। यही अगर ऐड हो गया तो वो क्या बन गया, कोफैक्टर। ये समझ में आ गया। अब देखो ऑर्डर 3 का देखते हैं, 3 ऑर्डर का निकाल के, 3 ऑर्डर के निकालते हैं। ये तो सेकंड ऑर्डर का निकलेगा, ये थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे। a इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका दिया 1 2 3 0 1 1 5 1 1 5 और ये दिया है 2 3 1। अगर आपसे यहां से पूछ रहा है बाबू लोग कि C23 बताइए, आप देखिए C23 में कौन सा एलिमेंट पर बैठा है, एलिमेंट पर बैठा 5, तो 5 का क्या बताना कोफैक्टर क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या है, -1 का पावर क्या करना है 2 + 3, तो 2 + 3 कर दिए। और इनटू में क्या लिखना है, M23 लिखना। अब M23 क्या बनेगा बच्चों लोग, देखिए यहाँ M23 लिखाएगा तो M23 क्या बनेगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बनेगा 2 3 और 2 3। यहाँ क्या लिख देना है 2 3 और 2 3 बनेगा ना, यहाँ 2 3 सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 3 2 3 बना। अरे बच्चों लोग यहाँ -1 के पावर 2 + 3 है, तो -1 के पावर 5, मतलब माइनस का पावर अगर ऑड रहा बाबू लोग, यहाँ माइनस है और इसका पावर अगर ऑड रहा तो ये क्या होगा -, और अगर इधर रहा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ऑड है तो ये क्या होगा, साइन माइनस ही रहेगा। और इसको सॉल्व करें तो आता है 3 दूनी का 6 और माइनस का 6, ये क्या हो गया 0। मतलब इसका कोफैक्टर है तो कुछ और में क्या आएगा 0 आएगा। ये समझ में आ गया। मतलब आपको डिटरमिनेंट क्या ये पता चल गया, ऑर्डर 1 और 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये पता चल गया, माइनर क्या ये भी पता चल गया, कोफैक्टर क्या ये भी पता चल गया। ये समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट तीसरा ऑर्डर का कैसे निकालता है। 3 ऑर्डर रहेगा तो डिटरमिनेंट कैसे निकालता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। तो ये बहुत आसान है बाबू। अब अगर हमें कोई अंग्रेजी भाषा नहीं है, एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक जनरल टर्म ले लीजिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू लिए हम क्या लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये ले लिया हम एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालने बोले बच्चा लोग, इसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोले कि ई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वही समझना है बाबू इसमें। देखिए पहले लिखिए A11, देखिए ये याद रखिएगा बाबू। अभी तुरंत हम लोग निकाले ना कोफैक्टर कि जहां ऑड रहता है वहां माइनस का साइन रहता है, जहां इवन रहता है वहां प्लस का साइन रहता है। तो ये अल्टरनेट साइन चलता बाबू। अगर यहां से आप एक्सपेंड कर रहे हैं अगर R1 के अकॉर्डिंग तो यहां प्लस होगा, यहां मान लीजिए हम रेट से लिख देते हैं, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। अगर इससे फर्स्ट कॉलम के अनुसार एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। समझ में आया? मतलब ये अल्टरनेट साइन चलता है बाबू। आप किधर से लेके जाइए और स्टार्ट यहाँ प्लस से होता है, याद रखिएगा हमेशा। अब अल्टरनेट साइन चला दीजिए, किधर तरीका से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैं निकाल रहा हूँ ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट, वो एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग बाबू, R1 के अकॉर्डिंग, है ना। तो R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड जब करेंगे बच्चों लोग तो यहाँ क्या होगा प्लस, तो प्लस A1 साथ में लिखाएगा बाबू। क्या लिखाएगा A1, और यहां जो है सो माइनर लिखाएगा। माइनर क्या लिखाएगा, देखिए ये ढकेगा और ये ढकेगा, तो ये क्या बचा A22 A33 A22 A33 माइनस का A23 और ये 32 A23 और A32।
ये हो गया। अब देखिए ये तो प्लस का है बाबू, हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहां क्या लिखेगा माइनस A12। अब यहां क्या लिखेगा इसके अंदर माइनर, तो A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढकिए, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढकेंगे तो क्या बचा A21 A33 माइनस का A21 A2133 और A23 और 31 A23 और A31, ये समझ में आया, A23 और 31। उसी तरह यहां तक जाएंगे प्लस वाला, तो प्लस है क्या A13 इसको ढके तो क्या बना A21 A21 और A32 माइनस का A22 और A31 और A31। अब ये जनरल टर्म है तो ये तो समझ में आया गुरुजी, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं समझ में आया, क्योंकि ये हमें तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चनवा कराइएगा। क्वेश्चनवा के थ्रू समझते हैं बाबू। एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये समझना था कि आप हमेशा किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते बाबू, तो वो अल्टरनेट साइन चलता है, और साइन स्टार्ट कहां से होता है प्लस से बाबू, कहीं से भी अल्टरनेट साइन डाल दीजिए आप, समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 2 1 5 0 1 और 7 लेंगे, और यहां से हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं इस ए का, वो कैसे निकालेंगे आप, ये ए लिए बाबू, ये जो है ये ए बराबर इतना है। आप देखो बाबू ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी थर्ड या सेकंड या फोर्थ किसी ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करें जहां मैक्सिमम 0 है। क्यों बोल रहे हैं बाबू, देखिए यहां एलिमेंट का गुना हो रहा है बाबू, देखिए ये जो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, A11 देखिए इससे गुना हो रहा है, A12 इससे गुना हो रहा है, A13 इससे गुना हो रहा है। अब मान लीजिए ये एलिमेंट अगर हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 तो गुना होगा, और बाबू जब ये 0 किसी एलिमेंट से गुना होगा तो आंसर वो क्या देगा 0 देगा, मतलब इसे लिखना या ना लिखना कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि जब भी 3 ऑर्डर या 3 से ग्रेटर देन 3 ऑर्डर या 2 ऑर्डर किसी का भी डिटरमिनेंट निकालिए तो कोशिश कीजिए उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करने का जहां मैक्सिमम नंबर हमको क्या मिले 0। अब देखिए बाबू यहाँ 0 तो एक नजर आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे C1 के अकॉर्डिंग बाबू। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 मिलेगा, टर्मों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 टर्म निकला बाबू, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और यहाँ अगर हम इस तरह लिखेंगे बाबू C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो थर्ड टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से कोई एलिमेंट में गुना करेंगे तो कुछ और नहीं 0 देगा। समझ में आ गया, तो हम C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। अब C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे बस वालों, तो यहाँ साइन में क्या आएगा, यहाँ आएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस होगा, ये होगा। चलिए अब करते हैं, देखिए हम C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 लिखे यहाँ माइनस लिखाता है इसके अंदर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढका गया तो बचा क्या चीज 1 5 1 7, इसका माइनस निकालेंगे तो 7 एकम 7 और माइनस का 5, तो ये हो गया 7 और माइनस का 5। फिर क्या लिखेगा माइनस का 2, माइनस 2 लिखिए। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकना, ये सेकंड रो है बाबू और फर्स्ट कॉलम को ढकिए। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो बचा 2 3 और 1 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी का 14 और माइनस का 3, तो 7 दूनी का 14 और माइनस का 3, ये आया। अब देखिए इसको अगर घटा के बाबू 7 में 5 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा माइनस का 2 और 14 में 3 क्या बचा कितना 11, 11 3 14 होता है, और 11 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 11 2 22, मतलब माइनस का 22, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 20, मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 20। समझ में आ गया बच्चा, जब ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग नोट में कुछ बातें जानते हैं, वो बातें क्या है, नोट में आपको कुछ बातें याद रखना बाबू। क्या याद रखना है, नोट में लिखिए कुछ बातें आपको याद रखना है। पहला बात तो ये याद रखिएगा बच्चा लोग कि ओनली a square matrix, only a square matrices have determinants.
डिटर्मिनेंट, मतलब कि हम वैसा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं जो सिर्फ क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई सा मैट्रिक्स लिखे जाए बाबू, उसका डिटर्मिनेंट कहीं निकल भी नहीं करेगा। समझ में आ गया? मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स ले लेगा, डायगोनल मैट्रिक्स ले लेंगे, अरे का दावा उस सब तक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आया? तेज नहीं बनना चाहते, ये चीज पहला पॉइंट याद रहेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट। दूसरा का पॉइंट ये याद रखिएगा बस वालों कि डिटरमिनेंट of order 3 determinant of order 3 can be expanded along any row और कॉलम। ये क्या लिखे सेकंड पॉइंट और बाबू लोग, हम ये लिखे कि जब 3 ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखिए यहां अगर हम लिए बाबू C1 के अकॉर्डिंग निकाले हम डिटरमिनेंट, अगर आप C2 के भी निकालिएगा, R1 के भी निकालिएगा, तो सब तरफ से डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा -22 आएगा बाबू, ये करके आप देखिएगा हमेशा। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखना कि हमको जहां जाना है, मतलब जिस अलोंग R1 या R2 उसके अलोंग एक्सपेंड करना है, जहां हमको मैक्सिमम नंबर जो है सो क्या मिले, 0। ये याद रखिएगा हमेशा खपड़िया में। और कन्वर्स से कीजिएगा, आपको थतरलोजी रहता कि नहीं हम अपने निकालेंगे, तो निकालिए, आपका आंसर बात नहीं आएगा बाबू, आप निकाल के देखिएगा। समझ में आ गया? और थर्ड पॉइंट ये याद रखिएगा बाबू लोग, थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इफ all elements of any row or column, then the value of determinant is 0। क्या कारण बाबू लोग कि यदि किसी भी एक रो या कॉलम में सारा के सारा एलिमेंट 0 है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू है बाबू वो 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर सब एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा बाबू। ये याद खपड़िया में घुसा लीजिएगा बाबू, ये याद रखिएगा। 3 पॉइंट में याद रहेगा। जब ये चीज याद रहेगा तो एक चीज और बताते बाबू, वो क्या है बाबू, हम आप लोग को शॉर्टकट बताते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। वो किसके जरिए, चलिए तुरंत जानते हैं। क्या जानते हैं कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बाय सेरस डायग्राम। सेरस डायग्राम से बाबू आप लोग को डिटरमिनेंट निकालना सिखाते हैं। ये मात्र 2 मिनट में बन जाएगा बाबू, या 2 मिनट ज्यादा ही बोल दिए, कम देर में बन जाएगा। मतलब सेरस डायग्राम से अगर डिटरमिनेंट निकालेगा बाबू तो तुरंत बन जाएगा। एग्जांपल तो तुरंत समझिए बाबू। और ये सिर्फ 3 ऑर्डर का ही रहता बाबू, 4 ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, 3 ऑर्डर का ही निकाल सकते हैं। मतलब 4 ऑर्डर 2 ऑर्डर 5 ऑर्डर नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपके पास ए दिया है 1 2 0 5 2 1 1 2 0। अब देखो बाबू हम यहाँ C1 के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ मैक्सिमम टर्म हमको क्या मिल रहा है, 0। तो C1 के अकॉर्डिंग अलोंग करेंगे बाबू, एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, ये प्लस माइनस प्लस होगा और ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो माइनस का 1 और ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 1 2 और 1 2, तो ये 2 कम 2 और माइनस का 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया।
आप देखिए बाबू, हम इसका निकालते हैं स्टेरिस डायग्राम से। कैसे निकलेगा? 1 5 1, जो डिटरमिनेंट लिखा है बाबू, जो मैट्रिक्स में लिखा है, लिखना फटाफट। 2 2 2, फिर है 0 1 और 0, ये है। अब इसको जो बाबू, इसका जो फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, सेकंड कॉलम में लिखे हैं, इसको रिपीट कर देना है। तो रिपीट करते बचवा लगे 1 5 1 2 2 और 2, ये रिपीट कर दिए। अब ये रिपीट करते हैं बच्चों लोग। अब क्या करना है? अब करना है आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मैच करना है। तो देखिए बाबू, यहां से प्रिंसिपल हम क्या बताए, 3 ऑर्डर का निकलेगा। 3 ऑर्डर का ही दिया है मैट्रिक्स, तो 3 ऑर्डर में अगर यहां से लेते हैं बाबू, तो ये निकलेगा प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें ये मैट्रिक्स वन मिलेगा बाबू, ये निकलेगा, और ये मैट्रिक्स वन मिलेगा तो ये निकलेगा। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों लोग? उसके बाद करना है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? ये होगा बाबू, ये हो गया। फिर ये आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, ये हो गया। अब देखिए, आप क्या कर रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आप प्लस में करते जाना बाबू। देखिए देखिए, यहां जैसे यहां हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ है, वो क्या निकलेगा? देखिए, हमको क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट जो लिखे बाबू, उसका प्रोडक्ट करते जाना है। तो 1 गुने 2 2, और ये होगा 0, और बीच में प्लस का साइन देना बाबू। मतलब जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स लिखना मतलब लिखा हुआ है, उसको गुना करते साथ ऐड भी करना है। ये ऐड कर दिए। इसको करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा बाबू, और इसको करेंगे तो ये हो गया 0, और फिर माइनस करना बाबू। और यहाँ क्या लिखना है? तो यहाँ लिखना जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट लिखना है। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है? ये है, ये हो गया 0। अब देखिए बाबू, 1 गुने 2 हो गया, प्लस में ऐड करते जाना है, और ये क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। अब जो अगर बचवा लोग, ये 2 और 2 0 हो गया, और यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? 0 हो गया। तो ये हो गया आपका स्टेरिस डायग्राम, याद रहेगा। और एक बात फिर यहाँ एक बात और याद रखिए, वो क्या याद रखना आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 और मोर देन 4 कि 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, या 4 से अधिक वाला। तो एग्जांपल के थ्रू समझिए, 4 तक पढ़ना, वैसे उससे आगे भी निकालिएगा तो सेम प्रोसेस चलेगा बाबू। जैसे मान लीजिए आपका दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 0 1 2 0 5 9 1 0 1 2 3, ये दिया है। इसका का डिटरमिनेंट निकालना बच्चों लोग, डिटरमिनेंट निकालना है। तो मान लीजिए हम R1 के अकॉर्डिंग या C1 में 0 मिल रहा है, तो C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखा गया? ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया बाबू, ये सब लिख देंगे 0 1 2, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो बचा 0 1 2 5 9 1 5 9 1, और ये क्या बचा? 1 2 3, तो 1 2 3, ये समझ में आया। अब उसी तरह यहाँ 0 लिखेंगे तो सब टर्म में 0 कर देगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब आप लोग को पूरा 1 2 3 4 तक समझ में आ गया कि कैसे निकलेगा। अब जब ये चीज समझ में आ गया, तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे आप संतुष्ट नहीं होइएगा। तो चलिए क्वेश्चनों पर आते हैं बच्चों लोग, क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन क्या करो, फर्स्ट देखिए फटाफट करना बाबू, इवैल्यूएट करना है इसको। 2 बार 2 ऑर्डर के कैसे मिलेगा डिटरमिनेंट? तो 2 दूनी का 4 और माइनस, और इसको गुना करेंगे तो ये होगा माइनस का 4, ये जुटेगा तो क्या बन जाएगा? 4 + 4, और 4 + 4 क्या होता? 8 हो गया आंसर मेरा। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते बचवा लोग, आसान है, इसको सोल्व करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x² माइनस का। अब देखिए बाबू, ये जो है ये x + 1 × x - 1, तो ये क्या बन गया? a + b × a - b, तो क्या बना? a² माइनस का b², मतलब ये हो गया x² और माइनस का 1 हो गया। इसको हम अगर ब्रैकेट खोलेंगे बाबू तो क्या बनेगा? x² माइनस का x² और प्लस का 1, ये से ये कैंसिल आउट, क्या बचा? 1 1 हो गया आंसर इसका। ये समझ में आ गया? अब आते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब आसान क्वेश्चन है,
डिटरमिनेंट इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम क्या बोलते हैं बाबू, उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, मैक्सिमम नंबर क्या मिला हमको 0। अब इसके C1 C3 में कर रहा है बाबू, तो 2 टर्म हमको 0 मिल जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं प्लस। अब देखो बाबू ये जो फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम में डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, -1 3 4 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 4 3 12, और -12 और माइनस का 1 क्या, 13 13 चौक कितना होता है 52 हो गया आंसर। समझ में आ गया। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा लोग आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है, इसमें भी वही टर्म बाबू डिटरमिनेंट निकालना है। अब इसमें हम R1 के कर रहे हैं क्योंकि कॉलम में जाएंगे तो 1 0 मिलेगा, तो R1 के अनुसार कर रहे हैं। अब ये बना प्लस, ये बना माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, ये ढकागा और ये ढकागा तो बचेगा ये 0 और ये बचेगा क्या चीज, माइनस का साइन बीटा और इनटू में कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब ये हो गया प्लस माइनस और ये प्लस होगा बाबू, तो यहां दिया माइनस का, तो ये क्या बनेगा माइनस का कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ये रो और ये कॉलम ढका कर बाबू, तो ये बचेगा, तो ये इससे गुणा करें तो क्या बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा, यहां लिख दीजिए साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन बीटा। और इसको अगर इससे गुणा करेंगे बाबू तो माइनस का 0 बनेगा, माइनस का 0 लिख देना है। अब देखो बच्चा ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये माइनस में मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया, ये क्वेश्चन में समझ में आ गया बच्चा लोग। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि इवैल्यूएट करना है इसको। अब अगर हमें बच्चा ने गलती की क्या रहता है कि x से x बराबर 2 मार दीजिए, अरे भगलोल ये जो डिटरमिनेंट है बाबू ये मैट्रिक्स का नहीं है, इसलिए आंसर बनेगा, ये बात याद रखिएगा। इसका आंसर कैसे निकलेगा बाबू, तो इसका आंसर निकलेगा डिटरमिनेंट निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे 3 और माइनस का x² इज इक्वल टू 3 और माइनस का 8। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बाबू, और यहाँ बच्चा माइनस का x² इज इक्वल टू माइनस का 8, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 2√2। ये समझ में आ गया। तो आज कुछ क्वेश्चन के बाबू, कल इसका चैप्टर हमको पूरा डिटेल से समझाएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है ये क्लास वर्क करके अपने से क्वेश्चन वर्क करना है, फिर बाद फिर नेक्स्ट क्लास कल करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।